Hello everyone, my name is Anurag Singh. Welcome to Pahujala Academy, and this is a lecture for mains answer writing. Let's start. Now, first thing you need to understand about the mains is the importance of mains, right? देखो, याद रखना, the examination is divided into three stages. There is the prelim stage, the main stage, and then there is the interview stage, right? So, prelim stage में देखो, prelim stage में चाहे तुम कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, हाउ मच यू स्कोर डजंट मैटर बिकॉज इट इज ओनली अ क्वालिफाइंग स्टेज, ठीक है? तो एज लॉन्ग एज यू हैव द क्वालिफाइंग मार्क्स यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है? वो आपका प्रीलिम स्टेज आपका क्लियर हो जाएगा. इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का स्टेज इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टेज, राइट? इट कैन गो इधर वेरी गुड और इट कैन ऑल्सो गो वेरी बैड, नॉट बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग दैट यू डू, बट बिकॉज इट कैन बी एनी रीज़न. मतलब ऐसा भी मान सकते हैं कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका ही मूड ऑफ है और वो सारा गुस्सा तुम्हारे पर निकाल दें, ऐसा हो सकता है. तो इंटरव्यू इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट द वन स्टेज जो कि आपके हाथ में होता है पूरा पूरा, दैट इज़ द स्टेज ऑफ द मेंस, राइट? द मेंस एग्जामिनेशन, दिस इज द स्टेज जो कि आपके पास पूरा होता है. सो याद रखना कि मेंस में, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि मेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है. द लास्ट एग्जाम दैट आई हैड अपीयर्ड फॉर वाज यूपी जुडिशरी ऑफ 2018, राइट? और इसमें जो फाइनल कट ऑफ थी, द फाइनल कट ऑफ वाज 560 आउट ऑफ 1100, राइट? इसमें 1000 मार्क्स थे मेंस के और 100 मार्क्स का इंटरव्यू था, राइट? जो लड़की रैंक 1 आई थी, रैंक 1, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, लेकिन जो लड़की रैंक 1 आई थी उसके आए थे 685, राइट? और उसके मेंस में she scored 615 and in the interview she scored 70, right? तो 685 हो गया था उसके टोटल यहाँ पर. अब देखो एक बात याद रखना कि फाइनल कट ऑफ जो है दैट इज 560 अपॉन 1100. उस लड़की के मेंस में ही 615 आ गए थे, यानी कि शी वॉज वे अबव द कट ऑफ. फाइनल कट ऑफ में वो ऊपर थी, इवन इन द मेंस ऑल्सो, ठीक है? इसी स्टेज पर, मेंस की स्टेज पर ही उसका फाइनल कट ऑफ से ऊपर थे मार्क्स, ठीक है? इंटरव्यू में उसके अच्छे मार्क्स है, दैट इज वाई शी वॉज एबल टू स्कोर द फर्स्ट रैंक. देखो मेंस की इंपॉर्टेंस समझो. अगर उस लड़की के इंटरव्यू में मान लेते हैं हाइपोथेटिकली अगर 0 भी आए होते तो भी शी वुड हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द फाइनल लिस्ट, ठीक है? शी वुड हैव बीन वे अबव द कट ऑफ. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस. मेंस ही आपका सिलेक्शन कराता है, ये याद रखना. प्रीलिम्स इज ओनली द क्वालिफाइंग स्टेज. इंटरव्यू कैन गो इधर वेरी गुड और वेरी बैड, ठीक है? जैसे इस लड़की का जो इंटरव्यू है मार्क्स है, दे वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? 70% मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंटरव्यू और वेरी गुड मार्क्स. बट जो आपके हाथ में है दैट इज मेंस. इसीलिए मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. अब मेंस में इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट प्रिपेयर थॉरली फॉर मेंस. और मेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर को मैं कैसे टैकल करूं, राइट? या फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे टैकल करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर फिनिश करना. फिनिश द पेपर, ठीक है? दिस शुड बी योर प्राइमरी टारगेट. याद रखना कि पीपल ऑफन मेक द मिस्टेक कि कुछ क्वेश्चंस वो बहुत अच्छे से लिखते हैं बट बाकी क्वेश्चंस जो है वो बस ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है? डोंट मेक दैट मिस्टेक. आपको पेपर फिनिश करना है और आपको हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड, एवरी क्वेश्चन, ठीक है? पेपर आपको फिनिश करना. यू डोंट हैव टू लीव आउट एनी क्वेश्चंस. और एक बात और याद रखना कि अगर आउट ऑफ 1000 इस लड़की के 615 थे, दैट इज जस्ट 61% मार्क्स. याद रखना 61.5% ही है इसके मार्क्स. लेकिन याद रखना मेंस में आपको कभी भी आपको 80% या 90% मार्क्स नहीं मिलते. आपको 60, अगर आप 55 से 60% मार्क्स के बीच में हो, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक है? और याद रखना कि आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखने के पीछे मत जाओ. क्या करना है? हर एक क्वेश्चन को एवरेज या अबव एवरेज लिखना है. अगर मान लो कि आपने कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से लिखा बट कुछ क्वेश्चंस को आपने अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है? अगर मान लो कि आपको एक में 10 आउट ऑफ 10 आपको 7 भी मिल जाते हैं बट दूसरे में आपको 1 या 2 ही मिलते हैं, दैट्स नॉट रियली अ बैलेंस. यू शुड गो फॉर कि मुझे 5 या 6 दोनों में मिल जाए, ठीक है? याद रखना. जैसे मान लो कि आपको लेट से दे रहा है 3 क्वेश्चंस, ठीक है?
जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट समथिंग. सपोज देयर आर 3 क्वेश्चंस. आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड थर्ड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया, राइट. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सपोज आपको इसमें 7 आउट ऑफ 10 मिल गए, ठीक है. अब इसमें आपने काफी टाइम अपना निकाल दिया, क्योंकि याद रखना मेंस में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 7 आउट ऑफ 10 के गए. सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें आपको मिले हैं 4 आउट ऑफ 10 और थर्ड क्वेश्चन में बिकॉज यू डिड नॉट हैव मच टाइम आपको मिलते हैं 1 और या फिर 1 आउट ऑफ 10, ठीक है. अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यू वेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन 7 आउट ऑफ 10, ठीक है. अब इसमें आपको टोटल कितना मिल रहा है, यू आर गेटिंग 12 आउट ऑफ 30, ठीक है. अब देखो अगर ये तब गड़बड़ करते हो जब आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखते हो बट बाकी एवरेज या फिर बिलो एवरेज लिखते हो, ठीक है. आपको ये काम नहीं करना है, राइट. ये चीज नहीं करनी है. अब क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन को अबव एवरेज लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है. आपको हर क्वेश्चन में टारगेट होना चाहिए कि अबव एवरेज. अगर आप 5 एंड 5 भी मिलते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है, दीज आर एवरेज मार्क्स. 50% मार्क्स इज एवरेज, राइट. अगर आप देखो यहां पर कि आपने हर क्वेश्चन को इक्वली वेटेज दी है, इसीलिए आपके कितने आ रहे हैं, 15 आउट ऑफ 30, राइट. देखो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर कि 15 आउट ऑफ 30 है यहां पर, राइट. अब देखो यहां पर आपने एक क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दी और बाकी को कम वेटेज दी, इसीलिए आपके मार्क्स कितने रह गए, 12 आउट ऑफ 30. लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम डिवोट करते हो, आपने एक एवरेज आंसर लिखा है, किसी में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन हर में आपको एवरेज या अबव एवरेज मार्क्स आए, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स यहीं पे ज्यादा हो गए, ठीक है. सो पहली चीज कि जब आप पेपर फिनिश करने का टारगेट रखो, ये आपका याद रखना कि आपको पेपर फिनिश करने का टारगेट पहला होना चाहिए एंड यू शुड गिव इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है. कभी भी एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील करना. नाउ अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या फिर वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन वी ऑफन गेट आस्क्ड. अब देखो जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप याद रखो कि पेपर में और कोई बाउंडेशन हो ना हो 3 आवर्स की लिमिट होगी ही होगी, ठीक है. वर्ड लिमिट अगर नहीं भी है तो भी 3 आवर्स की बाउंडेशन होगी ही होगी. तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं एक क्वेश्चन पर कितना टाइम या कितनी वर्ड लिमिट में उसे फिनिश करना है, कितने टाइम में फिनिश करना है या फिर कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए उसकी, ठीक है. एंड फॉर दैट याद रखना देयर इज नो यूनिफॉर्म सिस्टम, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, ठीक है. क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, 5 to 10 मार्क्स और हमारे होंगे 15 to 20 मार्क्स और थर्ड होंगे हमारे 25 प्लस. इट कैन ऑल्सो गो टू 30 और इवन इन सम केसेस इवन 40 पे भी जा सकता है, ठीक है. 3 ब्रॉड कैटेगरीज में आप डिवाइड करो मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है. मार्क्स भी इंडिकेट होते हैं हर क्वेश्चन के सामने. अब यहां पर पहली बात कि अगर आपको बात करनी है वर्ड लिमिट की, ठीक है, वर्ड लिमिट के लिए देयर इज वन जनरल रूल कि जितने भी मार्क्स का पेपर है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट शुड बी योर वर्ड लिमिट. तो अगर 5 मार्क्स का है तो इट मस्ट बी 125 और अगर वो 10 मार्क्स का है तो इट मस्ट बी 250, ठीक है. अगर यहां पर भी हम लोग वैसे कर सकते हैं, यू कैन मेक द वर्ड लिमिट यहां से जितना भी मल्टीप्लाई करके आपका आ जाए, ठीक है. 20 का है तो यू ऑब्वियसली नो कि इट इज गोइंग टू बी 500 वर्ड्स, ठीक है. तो इतने वर्ड्स होने चाहिए. तो कभी भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आए कि कितने वर्ड्स का है, जस्ट लुक एट द मार्क्स और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट शुड बी द वर्ड लिमिट, ठीक है. अब वर्ड लिमिट की बात तो हम लोग देख लिया. टाइम लिमिट की जहां तक बात है, वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट में ये वाले क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये आपके हो जाने चाहिए 6 to 8 मिनट्स में, ठीक है. 6 to 8 मिनट्स में आपको ये चीज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है. अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिपेंड 6 to 8 मिनट्स में आपको ये चीज कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है. नाउ एज फार एज 15 to 20 मार्क्स में जाता है, यहां पर आपको 12 to 15 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है. याद रखना 12 to 15 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है. वर्ड लिमिट अगेन 25 से मल्टीप्लाई करो जितना भी आए
और ये वाले की अगर बात है तो ये 20+ मिनट्स आप आराम से ले सकते हो। इवन यू कैन इन सम केसेस यू कैन गो टू 25 मिनट्स। ठीक है, सो जब भी हम लोग बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पेपर फिनिश करो। पेपर फिनिश करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हर क्वेश्चन को इक्वल वेटेज देनी है। ठीक है, यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज वन क्वेश्चन ओवर द अदर, बिकॉज अगर आपने एक क्वेश्चन को टारगेट किया और दूसरों को जस्ट ऐसे ही कर लिया था, दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स। मार्क्स कहाँ फेच होंगे? जहां पर आपने हर क्वेश्चन का एवरेज या अबव एवरेज आंसर लिखा है वहां पर। ठीक है, जहां तक बात आती है कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द वर्ड लिमिट। एंड टाइम लिमिट जो है वैसे ही 6 to 8 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स एंड 20+ मिनट्स, यू कैन आल्सो गो टू 25 मिनट्स, राइट। तो ये जा सकते हैं हमारे वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट की बात है। याद रखना, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी पेपर। हर पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको हमेशा ऐसे ही टारगेट करना है वर्ड लिमिट की और टाइम लिमिट की। ठीक है, और ये सब देखो याद रखना कि पेपर फिनिश करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट आप पेपर फिनिश करते हो नॉट बाय टारगेटिंग द पेपर बट बाय टारगेटिंग ईच क्वेश्चन। अगर आप ईच क्वेश्चन को टारगेट करोगे तभी आपको मिलता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ईच क्वेश्चन को अगर आप 8 मिनट्स में फिनिश कर पा रहे हो, अगर वो मान लो 10 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स आप लिख रहे हो 8 मिनट्स में, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, राइट पाथ पे हो आप और वहां पर आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू टारगेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग की बात आती है कि ओके व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, पहले हम लोगों ने पेपर को किया, फिर हम लोगों ने ब्रॉडली सारे क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग को देखना है कि काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं। अभी हम लोगों ने जो टाइप्स देखे थे दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स और वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट। अब हम लोग को देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पेपर जो है वो ब्रॉडली 2 में डिवाइड रहता है। वन इज द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड द अदर वन इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, explain the principle of res judicata along with section 11 explanations all those, right? एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, याद रखना इन मोस्ट स्टेट्स क्या होता है, योर 70% पेपर इज गोइंग टू बी थ्योरी बेस्ड। ठीक है, एंड 30% पेपर, 30% आई एम बीइंग टू जनरस, 30% दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, this is true for all states with the exception of Delhi. दिल्ली में ये चीज जो है एग्जैक्टली फ्लिप रहेगी। दिल्ली में क्या रहेगा, 70% क्वेश्चंस जो होंगे दे विल बी एप्लीकेशन बेस्ड एंड 30% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी थ्योरी बेस्ड, राइट, या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपका अप्रोच डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इन यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी हर जगह, बिहार वगैरह हर जगह मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी थ्योरी बेस्ड, सम आर गोइंग टू बी एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, बट वो भी अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। दिल्ली में एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे और उनका लेवल भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, एज फार एज लॉ पेपर गोज, दिल्ली हैज द बेस्ट लॉ पेपर। ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो टफेस्ट वन इज यूपी। यूपी में क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा आती है, तो वो जीएस इज समथिंग विच नॉट एवरीबडी इज फेमिलियर विथ और नॉट एवरीबडी हैज़ द कमांड ओवर जीएस, राइट। तो याद रखना कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको 2 में डिवाइड करना, थ्योरी बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल लुक एट बोथ दीज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे कैसे दोनों को अप्रोच रखना है, कैसे कैसे आंसर लिखने हैं इसका, और फिर हम लोग देखेंगे इसका कैसे करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, also known as theoretical question. ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपर, राइट, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे,
राइट अब देखो यहां पर हम लोग को कैसे करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए. दिस इज अ 3-step प्रोसेस. जिसमें कि सिंपल इनफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्शन, देन द सेकेंड इज गोइंग टू बी द मेन बॉडी, and the third one is going to be the conclusions and suggestions. ठीक है, so first is going to be the introduction, second is going to be the main body and third is conclusions and suggestions. Pretty standard thing, right? कोई यहाँ पर बहुत difficult नहीं है, but जब हम लोग stages को in 3-step process को डिटेल में करेंगे, there you are going to find the difference. ठीक है, चलो let's start with step number 1 which is introduction. ये याद रखना, every answer must have these 3 steps. ठीक है, number 1 is the introduction. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में डोंट गो इनटू टू मच डिटेल, जस्ट लाइक गिव अ समरी ऑफ वट एवर यू आर अबाउट टू कवर. राइट, जैसे मान लो मैं बार बार रेस जुडिकाटा का एग्जांपल ले रहा हूं, तो रेस जुडिकाटा. ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंशन द प्रोविजन कि ये प्रोविजन कहां पर है. ठीक है, जैसे रेस जुडिकाटा के बारे में इट इज सेक्शन 11 ऑफ the code of civil procedure, the code of civil procedure of 1908. ठीक है, अब याद रखना कि जब आपने ये लिख दिया है, इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में लिखना hereinafter CPC. राइट, एक बार आप पूरा नाम लिख करके सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो सीपीसी को आपने बाद में एब्रीविएट कर दिया. फॉर ब्रेविटी भी आप लिख सकते हो. जैसे मैं मतलब देयर आर 2 ways ऑफ राइटिंग इट, वन इज hereinafter CPC एंड द अदर वन इज फॉर ब्रेविटी CPC. तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट वन, प्रोविजन आप लिखोगे. ठीक है, प्रोविजन में अगर इट इज बेस्ड अपॉन अ मैक्सिम और अ डॉक्ट्रिन और अ प्रिंसिपल, तो उस डॉक्ट्रिन या फिर उस मैक्सिम या फिर उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर, उस प्रिंसिपल को मेंशन करोगे. ठीक है, डॉक्ट्रिन मैक्सिम प्रिंसिपल चाहे जो भी हो उसे यहां पर मेंशन करोगे. ठीक है, और यहां पर अगर आप वो मैक्सिम लिख सकते हो, वेरी गुड. याद रखना कि इंट्रोडक्शन को कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स. 4 to 5 लाइन्स मस्ट बी इन द इंट्रोडक्शन, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए. राइट, याद रखना. नाउ अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंड इज मेन बॉडी. राइट, अब मेन बॉडी में फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू एक्सप्लेन द मैक्सिम और द डॉक्ट्रिन और द प्रिंसिपल जो भी इन्वॉल्व है उसमें. राइट, अब यहां पर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे मैक्सिम को, डॉक्ट्रिन को या प्रिंसिपल को, ट्राई टू यूज द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट. ठीक है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को यूज करो. ठीक है, और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड्स ऑफ द बेयर एक्ट, हम लोग यहां पर यूज करते हैं. ठीक है, तो जो भी आपने बेयर एक्ट में मार्क करके रखा हो, अंडरलाइन करके रखा हो, वो कीवर्ड्स आप यहां यूज करो. और बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो हमेशा ऐसे होनी चाहिए, कोट से स्टार्ट करो, 3 डॉट्स and then the language of the बेयर एक्ट, then 3 dots and then end करो. ठीक है, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है आप ऐसे यूज करो, कीवर्ड्स को यूज करो. ठीक है, हमेशा कोट्स में होना चाहिए और यहाँ पर डॉट्स होने चाहिए. ठीक है, अब इसके साथ आप एक चीज और यहाँ पर कर सकते हो कि हम लोग को ये शो करना है कि व्हाई डू वी नीड दिस प्रोविजन. देखो तुम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक रूल पढ़ा होगा, द मिसचीफ रूल. राइट, मिसचीफ रूल का क्या पर्पस होता है? मिसचीफ रूल बेसिकली ये कहता है कि अगर ये this rule or this provision has been enacted to eradicate a mischief which was prevailing in the society. Right, mischief rule basically यही कहता है. तो हम लोगों को ये करना है कि वही mischief rule को हम लोग यहाँ यूज करेंगे. ठीक है, और ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो क्या होता. ठीक है, सो ऐसा लिखना, व्हाट इफ दिस प्रोविजन डिड नॉट एग्जिस्ट. दिस प्रोविजन डिड नॉट एग्जिस्ट. राइट, उसका इफेक्ट. ठीक है, उसका इफेक्ट आपको यूज करना है अपने आंसर में. डोंट राइट दिस क्वेश्चन
ऐसा क्वेश्चन मत लिख देना, बस उसका इफेक्ट आपको यूज करना कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इट वुड लीड टू नेवर एंडिंग लिटिगेशन, राइट। सो वो चीज आप यहां यूज कर सकते हो टू जस्टिफाई कि यहां पर ऐसा क्या होना चाहिए, ठीक है, और एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप और डिटेल में जाकर के उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। नाउ एंड कीप चेंजिंग पैरास, ये तो मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है, बट कीप चेंजिंग पैरास, अपने पैरास को चेंज करते रहना। नाउ याद रखना, एज फार एज केस लॉज आर नीडेड, केस लॉज, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच आई गेट फ्रीक्वेंटली कि सर कितने केस लॉज होने चाहिए, ठीक है। देखो, देयर इज नो लिमिट टू केस लॉज कि आप कितने लिख सकते हो, यू कैन राइट एज मेनी एज यू वांट, बट एक बात और याद रखना कि सारे केस लॉज एग्जाम में नहीं आएंगे, बट माई रिकमेंडेशन वुड बी आप एटलीस्ट 3 केस लॉज तो लिख करके आओ, ठीक है। ट्राई टू हैव 3 केस लॉज, वन शुड बी अ लैंडमार्क केस, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होना चाहिए, एक लैंडमार्क केस होना चाहिए। सेकेंड मस्ट बी अ लीडिंग केस एंड थर्ड मस्ट बी अ रीसेंट केस, ठीक है। याद रखो कि 3 मैं बोल रहा हूं, बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको 3 पर ही रुक जाना है, नहीं, 3 तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। इफ यू कैन मेंशन मोर देन 1 लैंडमार्क केस, वेरी गुड। इफ यू कैन मेंशन मोर देन 1 लीडिंग केस, ऑल्सो वेरी गुड। अगेन सेम इज द केस विथ recent cases, ठीक है, all of those. Now many times people get confused कि सर लैंडमार्क केस और लीडिंग केस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। याद रखना कि लैंडमार्क केस क्या करता है, इट ब्रिंग्स एन एंड टू अ लॉन्ग पेंडिंग कंट्रोवर्सी, ठीक है, बहुत दिनों से वो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी, एंड फाइनली द लीगल पोजीशन वाज क्लैरिफाइड इन दिस पर्टिकुलर केस। जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल दैट वी हैव इज ऑफ द केशवरन भारती केस। द बेसिक क्वेश्चन दैट वाज डिसाइडेड इन द केस कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। इट स्टार्टेड विद द अदर केसेस बट इट वाज एंडेड इन द केशवरन भारती केस। सो द केशवरन भारती केस इज डीम्ड एज अ लैंडमार्क केस बिकॉज इट एंडेड अ लॉन्ग पेंडिंग कंट्रोवर्सी, दैट इज अ लैंडमार्क केस। नाउ उसके बाद होता है हमारा लीडिंग केस। देखो लीडिंग केस क्या करता है, लैंडमार्क केस के ऊपर ही बिल्ड करता है, उसी की चीज को या फिर ये क्लैरिफाई करेगा या फिर उसे और ज्यादा सर्टेन टर्म्स में बताता है, ठीक है। तो लीडिंग केस जो है वो लैंडमार्क केस को क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा। कुछ जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, मे बी सम क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड देयर, तो उस चीज को क्लैरिफाई किया जाता है लीडिंग केस में। एंड लास्टली वी हैव द रीसेंट केस, जो कि कोई भी रीसेंट जजमेंट हो सकती है, विच मे बी रीसेंट केस में ऐसे भी सकता है कि लैंडमार्क जजमेंट या लीडिंग जजमेंट जो है उसी पर रिलाई किया गया है, बट स्टिल रिसेंट रखना। अब रिसेंट का मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट ईयर आई है वही, नहीं, रिसेंट का मतलब है कि लास्ट 5-6 ईयर्स में भी अगर कोई जजमेंट आई है, that is also deemed as a recent case, ठीक है। So there must be at least 3. If you can put more than this, good enough, ठीक है। चलो, and then lastly we have the third step, which is conclusions and suggestions, ठीक है। Now एक बात याद रखना, although this may seem easy, conclusions and suggestions, but it is not so. conclusion करना या suggestion देना इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि कंक्लूजन में जब आप आते हो, आप ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, आपको लिखनी थी, आप ऑलरेडी वो चीज लिख चुके हो। सो आपको यहाँ पहुंचते पहुंचते आपके पास कुछ बचता नहीं है लिखने के लिए। इफ यू कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, कम अप विद अ कंक्लूजन एट दैट वेरी स्पॉट, वेल एंड गुड, आप काफी अच्छे कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू हैपन दैट यू डोंट हैव अ कंक्लूजन, राइट। वहां पर आपको क्या करना है, डोंट गो इनटू द पैनिक मोड एंड जस्ट जो भी पैराज आपने यूज किए हैं, उस पैरा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बस आपको वो कॉपी करके और यहां पेस्ट कर देनी है। जो भी आपने इससे पहले लिखा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। हर एक पैरा की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को वहां से निकालो एंड जस्ट कॉपी पेस्ट इट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ ऑल पैराज, ठीक है, वो आप यहां पर कंक्लूजन में ला करके कॉपी पेस्ट वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। रही बात सजेशंस की, देखो एक बात याद रखना कि ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी काइंड ऑफ सजेशंस, बिकॉज देखो सजेशंस स्टूडेंट को लगेगा कि सजेशंस बहुत अच्छे हैं, बट याद रखना कि द टीचर हु इज चेकिंग योर आंसर शीट, he or she has a lot of experience and he can just strike down your suggestions like this. So don't go into giving suggestions unless कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने कुछ चीज को रिकमेंड किया है, या फिर
किसी जजमेंट में किसी जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, कोई ऑब्जर्वेशन दी थी विच इज वेरी गुड, वो चीजें अगर है देन गो फॉर सजेशंस, अगर वो चीजें नहीं है देन डोंट गो फॉर सजेशंस, ठीक है। तो ट्राई टू कोट द लॉ कमीशन रिपोर्ट और अ डिसेंटिंग जजमेंट बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। डिसेंटिंग जजेस ओपिनियन ऐसे लिखो, डिसेंटिंग जजेस ओपिनियन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड सजेशन, बिकॉज याद रखना कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सजेशन अच्छा है, बट एक्चुअली जो वो सजेशन है इट्स नॉट वेरी फीजिबल, इट्स नॉट वेरी गुड, वो सुनने में भले अच्छा हो बट इट्स नॉट एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल एट ऑल। तो यू डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल। अगर आपके पास लॉ कमीशन की रिपोर्ट वगैरह है, वहां पढ़ी आपने कई सजेशंस को दिया है, वो इंक्लूड कर लो, या फिर किसी कमिटी वगैरह की भी अगर रिकमेंडेशंस है, वो कमिटी के रिकमेंडेशंस भी आप इंक्लूड कर सकते हो।